Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12th and हमने चैप्टर थर्ड क्लास 10th का स्टार्ट कर दिया था और पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो जरा देख लेते हैं। पार्ट 1 को पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि फटाफट कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा, कि कैसे ग्लोबल वर्ल्ड जो है बन रहा था, ग्लोबल वर्ल्ड। और उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीजें जो है वहां पर ग्लोबली जो है एक तरह से दूसरी तरफ आ जा रही थी। तो वो आपका ट्रेड भी था, ठीक है, आपकी कुछ कल्चरल वैल्यूज भी थी, कल्चरल वैल्यूज भी थी। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आ रहे थे, कुछ लोग अपना जो है अगर वहां पर उनको दिक्कत हो रही थी तो अपना परसिक्यूशन से बचने के लिए लोग एक दूसरी से दूसरी जगह जा रहे थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जैसे जैसे वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहां पर जरूरत पड़ी लेबर की, लेबर की जरूरत पड़ी तो एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते थे। और किस भरोसे जाते थे? बेटर फ्यूचर के भरोसे जाते थे, बेटर फ्यूचर के भरोसे जाते थे। और फिर कैसे यूरोप ने जो है जब सी रूट ढूंढ लिया और फिर उसने धीरे धीरे जो है पूरे जो विश्व पर एक ऐसा चीजें बनानी शुरू कर दी कि लोगों ने अब जो है ब्रिटिश डिमांड को पूरा करने के लिए अपने देश में जो है उनके बारे में, चाहे वो कपड़ा मिल हो या उनका खाने से रिलेटेड हो, उन सब चीजों का उत्पादन अपने देश में करना शुरू कर दिया। लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी से। अभी तक हमने देख लिया कि कैसे वहां पर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे तकनीक के बारे में कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो किस तरह से था, टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही थी। लेट्स सी व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस। द रेलवेज, उसमें आपके रेलवेज है, स्टीम शिप्स जो आपके भाप के जो जहाज होते थे, टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस विदाउट विच। और इन अगर आपकी रेलवेज के बिना कैसे पॉसिबल है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद आपकी शिप्स के बिना क्या है, तो उसमें जो चीजें थी, टेक्निक्स का यूज हो रहा था, तो इसके बिना डेवलपमेंट को हम नहीं देख सकते, इसके बिना हम डेवलपमेंट को नहीं देख सकते जो उस टाइम पर चल रही थी। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो बहुत ज्यादा वास्ट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन सब चीजों में। ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का एक अपना ही अहम योगदान था। Technological advances were often the result of a larger social, political and economic factors. और ये जो टेक्नोलॉजिकल आपका जो एडवांसेस हो रहे थे, जो विकास हो रहा था टेक्नोलॉजी में, वो किस किस चीज का रिजल्ट था? आपके सोशल का, सोशल फैक्टर भी थे इसमें, आपके पॉलिटिकल फैक्टर भी थे, पॉलिटिकल फैक्टर, और आपके इकोनॉमिक फैक्टर भी थे, इकोनॉमिक फैक्टर भी थे। तो इन्हीं सभी से जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते जा रहे थे। कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल कॉलोनलाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। कैसे? जैसे अब रेलवेज को थोड़ा तेज, पहले धीरे धीरे छुक 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 चलती थी, अब और तेज चलने लग गई। फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स की जो बोगियां हैं उनका जो है उनको जो है हल्का बनाया जाए, भारी ना बनाया जाए। उसके बाद जो शिप्स है उनको बड़ा बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान जा सके। हेल्प टू मूव फूड मोर चीपली, कि जब एक साथ ज्यादा सामान जाएगा तो वो सस्ते में जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके आप भेजोगे तो हर बार महंगा जाएगा, हर बार महंगा जाएगा। तो इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा था। तो इस तरह से शिप्स जो है वो बड़े बनने लग गए, बोगियां जो है वो हल्की बनने लग गई, और आपकी जो रेलवेज है उनकी जो गति है वो तेज कर दी गई। एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट्स। और इससे क्या होता था, जब फास्टर रेलवेज हो जाएंगी तो जल्दी से जल्दी जो आपका फार्म है, फार्म से आपका जो मार्केट है उससे जल्दी से जल्दी हम जो है फूड को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी साथ साथ जो है विकसित हो रही थी और उसका एक बहुत जो गहरा रोल है वो रहा है। द ट्रेड इन मीट। अब देखो इसमें एक मीट का जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया है बहुत ज्यादा जो है आपको सब समझ आ जाएगा इसमें टेक्नोलॉजी वाला।
जब अब जो ट्रेड की बात करें मीट में, सो द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। कैसे? अगर हम 1870s तक बात करें तो एनिमल को जो है शिफ्ट किया जाता था अमेरिका टू यूरोप। अमेरिका से यूरोप लेके आते थे उनको, और फिर उनको काटा जाता था, उसके बाद फिर उनको बेचा जाता था। और वो बहुत ज्यादा जो है उसमें क्या होता था कि एक तो शिप में वो जो स्पेस बहुत ज्यादा लेते थे, कुछ तो रास्ते में ही मर जाते थे, और इस वजह से जो है डिमांड इतनी थी नहीं, डिमांड इतनी नहीं थी तो वो जब महंगा भी बिकता था, तो इसलिए जो पुअर लोग थे वो तो भूल ही जाओ कि वो मीट खा सकते थे वहां पर। सो many live animals took a lot of ship space, many died, fell ill, lost weight and became unfit to eat। अब वो जो वहां से लेकर उनको ढोकर आए हैं तो उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ है। So meat was hence an expensive luxury beyond the reach of European poor। अब यूरोपियन पुअर तक उसकी रीच नहीं थी। हाई प्राइसेस इन टर्न kept डिमांड लो। उसकी डिमांड भी लो है मीट की, क्योंकि क्या है, अगर हम मीट की जो बात कर रहे हैं तो डिमांड भी लो है, वहां पर उसका प्रोडक्शन भी कम है, क्योंकि डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। और प्राइस जो है, प्राइस जो है ज्यादा है, प्राइस जो है ज्यादा है, तो इसलिए जो है आपके पुअर लोग हैं वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं खाना। सो जब लेकिन डेवलपमेंट हो गया न्यू टेक्नोलॉजी का, और न्यू टेक्नोलॉजी किस चीज में बनी? रेफ्रिजरेटेड आपकी जो है शिप्स बनने लगे। रेफ्रिजरेटेड जब शिप्स बनने लग गए तो क्या हुआ, उससे एक अलग ही तरीके से चीजें आ गई। उसमें जितने भी आपके पेरिशेबल आइटम्स होते थे जो आपके कुछ टाइम बाद जाकर खराब हो जाते हैं, डिट्रोइट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उनको लंबे समय तक चलाने के लिए, जैसे आजकल आप एक वर्ड सुनते हो ना, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में आपके जो टमाटर वगैरह होते हैं वो काफी दिनों तक चलते हैं, अदरवाइज आप खाली रखो उनको, टमाटर को, वो 2 दिन में सड़ जाता है। तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज तो चलो आज की बात है, उस टाइम पर रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनने लग गए कि अगर आप यहाँ से अमेरिका से यूरोप लेकर जा रहे हो या कहीं से भी किसी तरफ जा रहा है तो उसमें क्या होगा, रेफ्रिजरेटेड उसको रख देंगे तो वो फ्रेश मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। तो इसलिए अब क्या हुआ एनिमल्स का, अब एनिमल्स को ले जाया जाता था पहले, जैसे अमेरिका से यूरोप लेके गए, अमेरिका से यूरोप उनको ढोके लेके जाएंगे और यूरोप में आके उनको उनका जो है उनको काटना शुरू करेंगे। लेकिन अब जैसे ही रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए तो वो क्या करते थे, अमेरिका से ही उनको पीसेस में काट के लेके जाते थे, काट के लेके जाते थे और फिर वो यूरोप तक फ्रेश होते थे। अब इससे क्या हुआ, अब इससे जो उनकी जो शिप, जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी कम हुई, और जो है भारी भी नहीं होते थे इस तरह ले जाना कि अब पूरे के पूरे एनिमल को लेके जा रहे हो या फिर पीसेस में लेके जा रहे हो तो वो भारी भी नहीं होता था। उससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुए, तो अब लोगों तक जो है अपने जो डाइट में जो है ये मीट का जो एक पार्ट है वो भी बढ़ता चला गया। जैसे कि अब देखो, नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जो है स्लॉटर कर दिया, जैसे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहां से जाता था यूरोप में, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट, और एज अ फ्रोजन मीट वो जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट कम हो गई, लोअर मीट प्राइसेस इन यूरोप, और यूरोप में इसके प्राइस कम हो गए, एंड द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम अ मोर वेराइड डाइट। अब वो ब्रेड खाते थे बस, तो अब क्या हुआ, अब ब्रेड और पोटैटो के अलावा उनके पास मीट भी आ गया, बटर भी आ गया, एग भी आ गए, तो ये सारी चीज उनके, अब उनकी जो डाइट है वो वैरायटी डाइट हो गई, वैरायटी डाइट हो गई। तो इससे क्या हुआ, बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री, और जब आपकी कंट्री में एक बेटर लाइफ होगी, लाइफस्टाइल होगी, लिविंग कंडीशंस अच्छी होंगी तो सोशल पीस ऑफ कोर्स ही होगी ना, चोरी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होगा, लोग खाना भी अच्छे से खा पा रहे हैं, तो एक सोशल पीस वहां पर जो है बन गया। एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रॉड, और इसलिए उन लोगों ने जो है इम्पीरियलिज्म को भी जो है सपोर्ट किया बाहर, कि उससे उन्हीं का फायदा है, उससे उन्हीं का फायदा है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इम्पीरियलिज्म के साथ भी आप कनेक्शन दिखा सकते हो कि इम्पीरियलिज्म में कितना जो है, या कॉलोनाइजेशन में जो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा रहा। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो उसमें सिर्फ ट्रेड की बात नहीं आ जाती है, अब जो है लोगों ने अपनी टेरिटरीज को भी हथियाना शुरू कर दिया दूसरी जगह की। वो कैसे, ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। अब लेट 19th सेंचुरी की हम बात करें
तो उसमें ट्रेड जो है बड़े अच्छे से चल रही थी, ठीक है, ट्रेड जो है बहुत अच्छे से चल रही है। साइन इज फॉर कि अच्छा चल रहा है, अगर ये वाला साइन होता है तो मतलब वो चीज नीचे जा रही है, रिड्यूस हो रही है, लेस हो रही है। तो ट्रेड जो है वो अच्छे से चल रही है। बट दिस वॉज नॉट ओनली द पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, और ये सिर्फ ट्रेड को एक्सपेंड करने का ही टाइम नहीं था। इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वॉज अ डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। और इसकी जो डार्कर साइड भी थी वो क्या थी? डार्कर साइड क्या थी? इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो मेंट a loss of freedom and livelihoods। इनका जो है ट्रेड हो रही थी वो सब चीजें थी, लेकिन फ्रीडम, इन्होंने लोगों की फ्रीडम छीन ली थी। अब लोग जो है वो फ्रीली अपना काम नहीं कर पा रहे थे, हर चीज में कहीं लॉ के थ्रू, कहीं टैक्स के थ्रू, कहीं जो है रेवेन्यू के तौर पे। तो इन्होंने क्या किया था, अब लोगों की फ्रीडम, लाइवलीहुड सब का जो है सत्यानाश कर दिया। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस्ड मेनी पेनफुल, और इससे फिर जो दूसरी कंट्रीज में इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक लॉस, सोशल लॉस, इकोलॉजिकल लॉस, और इन सब चीजों से जो है चेंज होने लगे। एंड दीज चेंजेस थ्रू विच द कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज वर ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। और इस तरह से जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटी थी वो इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी में आई। तो यह है कि इन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इस चीज के लिए अपना जो जिस तरह इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई तो वो बहुत बुरा था। जैसे कि आप अफ्रीका का जो मैप है उसको देखो, अफ्रीका की मैप को देख के आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे किसी ने स्केल रखा है और स्केल रख के लाइन खींच दी है, ऐसे मतलब जिस तरह से डिवाइड किया हुआ है, इतना सटीक डिवाइड किया हुआ है कि जैसे आपको लगेगा कि स्ट्रेट बिल्कुल लाइन जो है खींची हुई है। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा सच में हुआ था? इस तरह से ये वाकई में है कि लाइन जो है स्केल रख के खींची हुई है? एग्जैक्टली। अब इन लोगों ने देखा अफ्रीका की तरफ, अब इनको दिखा कि अफ्रीका में क्या हो रहा है। अफ्रीका में दिखा इन्हें बहुत सारा जो है जमीन है, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, भंडार लगा हुआ है। तो अब इन सब लोगों में आपस में ही होड़ मच गई अफ्रीका को हड़पने की, अफ्रीका को हड़पने की। और इसीलिए इन लोगों ने मीटिंग की अफ्रीका के बारे में, और अपने अपने तरीके से जो है अफ्रीका को अपने ही आप में बांट लिया कि इतना पार्ट तुम्हारा, इतना पार्ट तुम्हारा, इतना पार्ट तुम्हारा। लेट्स सी। Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज दिखाने के लिए इसी तरह से किया। और ये कहाँ पर हुआ? 1885 में द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन, ये बर्लिन में मिले टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। और इसमें ही इन्होंने मतलब अफ्रीका का वहां कोई नहीं है, सपोज करो ये है, और इन्होंने इस तरह से बांट लिया बिल्कुल स्केल कि भाई ये वाला पार्ट मेरा, ये मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा। तो इस तरह से इन्होंने अफ्रीका को जो है अपने ही आप में, अपने ही बीच में जो है बांट लिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। और ब्रिटेन और फ्रांस ने तो इसमें बहुत ज्यादा एडिशन किया अपनी टेरिटरीज में। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर। अब बेल्जियम और जर्मनी भी पूरे बढ़िया कॉलोनियल पावर बन गए थे। और यूएस भी अब बन गया था, उसने अपना जो टेरिटरीज थी, कॉलोनीज थी जो स्पेन हेल्ड करता था वो ले ली थी। तो यूएस भी एक बढ़िया जो है स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पावर की तरह उभर रहा था। Let us now look at one example of the destructive impact of colonialization। अब इसका जो destructive impact है, जो खतरनाक impact है, वो हम देखेंगे किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर और उन लाइवलीहुड्स के ऊपर जो कॉलोनाइज्ड पीपल के साथ इन्होंने किया। और वो वाकई ही बहुत ज्यादा दर्दनाक है, आप सब जानते भी होंगे, लेकिन आज हम जरा उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से वहां के लोगों के साथ अपना बर्ताव किया। ये देखिए एक सोर्स में गिवन है बुक्स में आपके, सर हेनरी स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका। अब स्टैनली जो था वो एक जर्नलिस्ट था और उसको एक्सप्लोरर भी बोल देते हैं, क्योंकि अब बोलते हैं ना एक्सप्लोर द वर्ल्ड टाइप, हैशटैग एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है कि भाई हमें एक्सप्लोर करना है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे।
तो वो जो है लिविंगस्टोन जो है वो फाइंड करने गए अफ्रीका में काफी साल तक। तो उनके पास जो है आर्म्स भी थे और काफी लोकल हंटर्स भी थे, वॉरियर्स भी थे उसकी हेल्प करने के लिए। और उन्होंने वहां पर जाकर लोकल ट्राइब से जो है झगड़ा किया, लड़ाई की, और फिर उसने बहुत सारे अफ्रीकन टेरेंट्स जो है फाइंड आउट किया और उसने उनका मैप बनाकर दिया। और इसी तरह से जो है हेल्प हुई अफ्रीका को जीतने में उन मैप्स के थ्रू। एंड ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन वर नॉट ड्राइवन बाय एन इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। और ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन होती थी ना कि हमें एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, हमें देखना है क्या है, तो ये सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता था, बल्कि इनका डायरेक्ट लिंक होता था इंपीरियल प्रोजेक्ट से कि वो मैप बना के देते थे और फिर जो आपके जो इंपीरियलिस्टिक के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये वहां पर जाते थे और कब्जा कर लेते थे। अब एक चीज आई, रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। अब जो है रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी जो है आ गई वहां पर जानवरों में। कहाँ पर आ गई वो पढ़ेंगे अभी। अब देखो अफ्रीका की यहाँ पर बात चल रही है। अफ्रीका का तो बहुत ही ज्यादा जो है बुरा हाल इन लोगों ने किया है। इन अफ्रीका इन 1890s अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट इसका नाम था, हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ द ऑन द पीपल्स लाइवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी। अब एक छोटी सी बात को समझो, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में क्या था कि जमीन बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा जमीन है वहां पर ऑलरेडी। उन लोगों के पास बहुत सारे पशु हैं, दे हैव कैटल्स, और वो इतने कैटल्स उनके पास है कि वो उसमें ही अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और वो पैसों के लिए काम नहीं करते। नॉट फॉर वेजेस, दे डोंट वर्क फॉर वेजेस। लेकिन ब्रिटिशर्स तो चाहते हैं उनको लेबर बनाना। ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं कि उनको लेबर मिल जाए। अब लेबर तो तब मिलेगी ना जब ये पैसों के लिए काम करेंगे, ये तो पैसों के लिए काम ही नहीं करते हैं। मोटी मोटी स्टोरी को समझने की कोशिश करना। अब अफ्रीकन जो है वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम उन्हें पैसों के लिए काम कराएं, उनको माइंस में, उनको प्लांटेशंस में काम कराया जाए, बागानों में काम कराया जाए। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम पैसों के लिए काम नहीं करते, वी हैव इनफ फॉर आवर लाइवलीहुड। तो उन्होंने अब नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, जैसे कि उन्होंने उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उन पर उनसे रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। और वो इतना ज्यादा होता था, मतलब कि इतना ज्यादा टैक्स इन पर इम्पोज कर दिया कि जब तक ये काम नहीं करेंगे, कि वेजेस के लिए अगर ये काम नहीं करेंगे रेगुलरली उन प्लांटेशंस में, तो ये क्या करेंगे, ये बेचारे कहाँ से देंगे। तो इस तरह से, और फिर जब ये लोग हाथ ही नहीं आए तो अब ऊपर से फिर रिंडरपेस्ट फैला, तो जो कैटल्स थी वो बीमार होना शुरू हो गई। और मेरे ख्याल से 90% के करीब, अभी हम पढ़ेंगे, 90% के करीब जो है जो कैटल्स है वो डाइड, वो मर गए। और जो बचे कुछ 10% थे उनको जो क्या किया, उन 10% को जो वहां के ब्रिटिशर्स लोग थे या जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया, जो बाकी 10% थे। अब क्या हुआ, अब ना ही तो इनके पास कैटल्स है, ना कैटल ग्रेजिंग कर सकते हैं, ना उनके सहारे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अब इन्हें मजबूरी में पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के हथकंडे ब्रिटिशर्स ने अपनाए दूसरे देशों को लेबर बनाने के लिए, उनकी जो है इकोनॉमी जो है छीनने के लिए, लोकल इकोनॉमी, और अपने भरण पोषण के लिए, हम कह सकते हैं अपने स्वाद के लिए। अब इसको फटाफट से देख लेते हैं। It shows how in this era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relation with the rest of the world. कि हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि कैसे एक डिजीज से जो है लोगों का जो है भविष्य बदलता चला गया और कैसे उनके जो रिलेशंस है वो बने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबेंडेंट लैंड एंड अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन, की लैंड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। For centuries, land and livestock sustained African livelihoods and people rarely worked for wage. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही कम काम करते थे पैसों के लिए। So in late 19th century Africa, there were few consumer goods that wages could buy. बहुत ही कम ऐसे गुड्स होते थे जो वेजेस से मिलते थे।
If you had been an African possessing land and livestock and there was a plenty of both, you too would have seen little reason for work for which. जब वहाँ पर इतना सब चीजें हैं तो पैसों के लिए काम क्यों ही करना। तो अगर आप भी वहां पर होते तो आप भी पैसों के लिए बहुत ही कम ऐसा रीजन हो सकता है कि पैसों के लिए काम करें, क्योंकि वहां पर कुछ चीज ऐसी थी ही नहीं कि जो पैसे कमाने पड़े कि ये चीज खरीदनी है, बहुत कम ऐसा होता था। इन द लेट 19th century यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड, ये हर किसी से तो अट्रैक्ट हो जाते थे और फिर उस देश का सत्यानाश करते थे। सो यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज। बस इनको अपना ही भरना पोषना था कि हमें दे दो, बस हमें दे दो। एक बुरी तरह से इन्होंने हालत खराब कर रखी थी हर जगह पर। अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, अब वहां पे लैंड भी है, मिनरल्स भी है, अब इनकी तो नजर आ गई उस पर। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस, अब इनके दिमाग में चल रहा है प्लांटेशन भी लगाएंगे, माइंस भी वहां पे शुरू कर देंगे तो बढ़िया अपना जो है क्रॉप्स भी वहां पर हम हमारी पूर्ति के लिए आ जाएंगी, मिनरल्स भी हमारे लिए आ जाएंगे। लेकिन जब वहां पर ये लोग गए तो वहां पर जो शॉर्टेज किस चीज की थी, लेबर की, जो काम करे पैसों के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। अब इनका जो सिक्का है वो उल्टा हो गया इन पे। फिर क्या होता है, एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर, इन्होंने पूरी तरह से बहुत कोशिश की, बहुत मेथड यूज किए, टैक्सेस अपना लगा दिए इन पर कि जो काम करने से ही पूरे होंगे। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज सो दैट, जो उत्तराधिकारी के जो वहां पर जो नियम हुआ करते थे वो भी बदल दिया। अब इन्होंने क्या कह दिया कि पहले क्या होता था कि फैमिली की जमीन है वो सबको मिलेगी तो उसी पे अपना काम करेंगे। अब इन्होंने वहां पर कौन सा नियम लगा दिया कि जैसे लैंड है और इस परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये जो लैंड है इसे ये सिर्फ एक को मिलेगी। अब मजबूरी में 4 लोगों को काम करना पड़ेगा, दे हैव टू वर्क फॉर वेजेस, क्योंकि लैंड जो है लैंड एक ही को मिली है। अब 4 लोगों में से एक को लैंड मिल गई तो 5 लोगों में से एक को लैंड मिल गई तो 4 लोगों को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो है इन्होंने जो मेथड है लगाने शुरू किए। सो माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड, और माइन वर्कर्स को एक ही जगह पर रखा जाता था, उनको कन्फाइन कर दिया गया उन्हीं कंपाउंड्स में, एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, और उनको फ्रीली जो है मूव भी नहीं करने दिया जाता था। और उसके बाद रही सही कसर पूरी कर दी रिंडरपेस्ट ने, जो एक डिजीज बनकर आई, कैटल डिजीज, और उससे फिर जो है अगर हम बात करें 1880s में वो अफ्रीका में आती है, एंड इट वॉज कैरिड बाई, और ये आई कहाँ से कि जो ब्रिटिश एशिया है, ब्रिटिश एशिया से आई, किसके थ्रू, इनको इटालियन सोल्जर्स को जो है फीड करना होता था जो उस टाइम पे एरिट्रिया में लड़ रहे थे उसको जीतने के लिए ईस्ट अफ्रीका में, तो वहां से ये डिजीज जो है आई। उसके बाद ये अफ्रीका में आती है और फिर ये लाइक फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग की तरह ये फैल गई, और 1892 तक ये पहुंच गई अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक, और ये केप तक कब पहुंची, 5 साल बाद ये पहुंच गई केप तक, जो आपका अफ्रीका का साउदर्न मोस्टर्न टिप है। अलोंग द वे, और इसने 90% ऑफ द कैटल जो है मार दी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि 90% जो है कैटल मर गए। उसके बाद जो ओनर्स थे उन्होंने अब वो जो बचे कुछ कैटल थे वो भी ले लिए। तो अब जो है forcefully and to force cattle resource to force Africans into the labor market, और finally इनको जो है labor market में उतरना पड़ा। Control over the scarce resources of cattle enabled European colonizer to conquer and subdue Africa, और finally इन्होंने अफ्रीका को जीत लिया। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on the other parts of the 19th century world, और ये तो सिर्फ हमने अफ्रीका की बात की है, आप इंडिया की बात कर लो या आसपास और देशों की बात कर लो जहां पर ब्रिटिश रूल था, तो वहां पर इन लोगों ने सबके साथ ही इस तरह किया था जब तक लोगों ने इनको खदेड़ा नहीं वहां से। लेकिन काफी कुछ जो है इन्होंने लूट लिया गया। अगर हम अपने ही देश की बात करें तो कितनी इकोनॉमी का हमारा सत्यानाश ये लोग करके गए, कितना ज्यादा इन्होंने हमारे देश को लूटा है। एंड स्टिल वी आर जस्ट कि हाँ ठीक है भाई इनके इम्पैक्ट में रहना है ये वो। तो अगर पढ़ा जाए तो इन्होंने बहुत बुरी हालत की है देशों की। अब बात कर लेते हैं एक और ऐसे ही दर्दनाक टॉपिक की। ये तो था अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, अब थोड़ा इंडिया के लोगों के साथ कैसे कैसे किया। जैसे कि इंडेंचर्ड लेबर, इसको गिरमिटिया श्रमिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर क्या होती है, अबॉन्डेड लेबर, एक ऐसी बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं
कि हम भाई इतना टाइम तक काम करेंगे फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू न्यू कंट्री और होम, और उसी जगह पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो लेबर आ रही थी वहां पर। माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। इट वॉज अ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ हो रही थी वर्ल्ड में, एज वेल एज अ ग्रेट मिजरी। कैसे? किसी के लिए तो हायर इनकम थी, अब जो लैंड लॉर्ड्स है या जो माइन ओनर्स है उनके लिए तो अब जो बड़े लोग हैं, या आप सीधी भाषा में कह सकते हैं रिच जो है वो रिचर होता जा रहा था, और पुअर जो है वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे थे। तो पुअर वर बिकमिंग पुअरर एंड रिच वर बिकमिंग रिचर। तो जो है अमीर और अमीर होता जा रहा था और गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो कुछ लोगों के लिए तो हाई इनकम थी और कुछ लोगों के लिए सिर्फ पॉवर्टी, सिर्फ गरीबी। कुछ लोगों के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांस था और कुछ लोगों के लिए तो बुरा ही हाल था, बुरा ही हाल था। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation, mines and in road and railway construction projects around the world. और चीन से और भारत से काफी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है लोगों को ले जाया गया और प्लांटेशन में, माइंस में काम, रोड के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए इनको काम करने के लिए रखा गया एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और इनको बोला जाता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था इनका 5 years का, कि भाई 5 साल तक आपको अगर वहां पर आप काम करेंगे, सपोज किसी को माइन में या किसी को प्लांटेशन में काम करना है तो 5 साल के लिए काम करोगे तो आपको वापस रिटर्न भेजा जा सकता है अपने देश। ठीक है, तो इनको बोला जाता था 5 साल तो एटलीस्ट आपको वहां काम करना पड़ेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये लोग जाते थे। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स। और कहाँ से ये लोग जाते थे? जो आज का आपका ईस्ट यूपी है, बिहार है, सेंट्रल इंडिया है एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से ये लोग जाते थे। इन मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मेनी चेंजेस, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई थी, लैंड रेंट्स जो है बढ़ गए थे, और अब जो है जो लैंड थी जो बची कुची वो प्लांटेशन के लिए और माइंस के लिए क्लियर हो रही थी। ऑल दीज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पुअर, इससे जो गरीबों की जिंदगी है वो और खस्ता होती जा रही थी। दे फेल टू पे देयर रेंट्स, अब वो रेंट नहीं दे पाते थे। बिकेम डीपली इंडेप्टेड, कर्जदार होते जा रहे थे। वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, तो और अब उनको, उनके लिए मजबूरी थी वहां से माइग्रेट होना किसी काम की खोज में, तो इसलिए वो मजबूरन लोग जा रहे थे। द मेन डेस्टिनेशन, वो जाते कहाँ थे? तो जैसे कैरेबियन आइलैंड जाते थे, जो आपके कैरेबियन आइलैंड थे वहां पर जाते थे, मॉरिशस जाते थे, फिजी जाते थे। उसके बाद जो तमिल माइग्रेंट्स हैं वो कहाँ पर जाते थे? सिलोन जाते थे, मलाया जाते थे। इंडेंचर्ड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड इन आसाम, और आसाम में भी ये लोग काम करते थे। रिक्रूटमेंट एजेंट्स के थ्रू होता था, जिसको थोड़ा बहुत कमीशन भी ये लोग देते थे, स्मॉल कमीशन भी देते थे। आज कल भी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, कमीशन लेके कुछ काम कराते हैं, तो इसी तरह से था। उसके बाद इनको जब बताया जाता था, जब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है या जो आपका जो लोग इस चीज को काम कराते थे, तो वो क्या बताते थे इनको कि आपको बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। इस तरह से इन लोगों को बता के ले जाया जाता था। बट रियलिटी वॉज डिफरेंट, रियलिटी अलग थी। कैसे? क्योंकि अब ना ही तो इनको बताया जाता था कि आपको इतने टाइम तक आपको जो है ट्रेवल करना है, सी रूट से ट्रेवल ये लोग करते थे, तो इतने टाइम तक इन लोगों को ट्रेवल करना है, तो इस तरह से झूठ बोलकर इनको ले जाया जाता था। इनको वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशंस के बारे में नहीं बताया जाता था वहां पर, और मोड्स ऑफ ट्रेवल, डेस्टिनेशन, नेचर ऑफ वर्क, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage, कि आपको इतनी देर तक पानी के थ्रू ही जाना है। Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants, और जो काम करने के लिए ज्यादा नहीं होते थे willing, उनको इनका अपहरण करके भी ये लोग ले जाते थे। 19th century indenture has described as new system of slavery, और यहाँ से दास प्रथा का एक नया ही सिस्टम इन लोगों ने चला दिया था, जो आपका इंडेंचर्ड, गिरमिटिया इसको बोलते हैं हिंदी में। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन, और जब ये प्लांटेशन पर आते थे तब देखते थे कि जो बताया वो तो कुछ और ही बताया था, जो है वो तो कुछ और ही है। तो इस तरह से इन लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसी लाइफ इनको जीनी पड़ती थी।
फिर उसके बाद वर्कर्स अपना एक अलग तरीका जो है निजात कर पा रहे थे वहां पर जीने का, जैसे कि कुछ लोग तो आपके जो है जंगलों में चले गए, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको बुरी तरह पनिश किया जाता था। सो मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स। और लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अपना जो है कल्चरल फॉर्म्स को जो है बनाना शुरू कर दिया। जैसे आपके त्रिनाद द एनुअल मुहर्रम पोजेशन, जो मुहर्रम का जो है फेस्टिवल होता था उसे होसे, तो उसमें काफी रेसेस के और रिलीजन्स के जो है लोग ज्वाइन करते थे। उसके बाद द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रस्ताफरिनिज्म, तो इसमें जो आपका ये होता था, ये किसने बनाया, ये फेमस हुआ कब, जब जमैका के जो एक सिंगर है बॉब, उससे ये जो है फेमस हुआ। is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean। इसमें इंडियन माइग्रेंट्स जो है कैरेबियन से, उसका भी लिंक मिलता है। उसके बाद चटनी म्यूजिक जो पॉपुलर था वहां पर, ये भी एक अपना उसका एक्सप्रेशन था, जो पोस्ट इंडेंजर जो आपका एक्सपीरियंस ये लोग बताते थे वहां के बाद का। These forms of cultural fusion are part of making the global world। और ये जो फॉर्म्स थी, या म्यूजिक की आप कह सकते हो या कल्चर की आप जो कह सकते हो, उससे भी तो एक ग्लोबल वर्ल्ड ही बन रहा था। Where things from different places get mixed, अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर मिक्स होते थे, लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो छोड़ ही चुके थे और अब वो कुछ और ही बन चुके थे। मोस्ट इंडेंजर्ड लेबर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद भी वहां पर रुकते थे, अपने घर जाते थे तो फिर वापस आ जाते थे थोड़ा टाइम वहां पर बिताकर। और अब जो है उन लोगों ने अपनी अलग अलग कंट्रीज में नई नई जगह पर अपने घर जो है बसा लिए थे। अगर आप बात करें नोबेल प्राइज विनर जो आपके हैं, जिनको लिटरेचर में जो है नोबेल मिला है, वीएस नायपोल, आई थिंक इनकी जो इस नाम की फुल फॉर्म है विद्याधर सूरज प्रसाद। तो ये एक आपके ऑथर है, ये मतलब ये लिटरेचर में इनको नोबेल मिला है। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि नाम जो है इंडियन नाम लग रहा है? उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर की बात करें तो शिव नारायण चंद्रपोल और राम नरेश श्रवण, तो ये नाम आपको इंडियन नाम लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इफ यू हैव वंडर्ड व्हाई देयर नेम्स साउंड वेगली इंडियन, द आंसर इज दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये इन्हीं के वंशज हैं जो भारत की गिरमिटिया माइग्रेंट्स वहां पर थे, इंडेंजर्ड माइग्रेंट्स वहां पर थे, उन्हीं के वंशज हैं। सो दिस इज द रीजन कि इनका नाम जो है वो इंडियन नाम से मिलता जुलता है। फ्रॉम द 19 अगर हम बात करें 1900 की, तो इंडियंस नेशनलिस्ट लीडर्स बिगिन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन एज अब्यूजिव एंड क्रूअल। तो फिर धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में जो है इसकी आलोचना होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे इसकी आलोचना होनी शुरू हुई तो 1921 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। 1921 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद भी इनको उस जगह पर पुलिस की तरह देखा जाता था, और इनको बहुत बुरा, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी ज्यादा अच्छा नहीं था। सो ऑफन थॉट ऑफ एज कुलीज रिमेन्ड एन अनईजी माइनॉरिटी इन कैरेबियन आइलैंड, और ये बहुत ही अल्पसंख्यक जो है मात्रा में ये लोग कैरेबियन आइलैंड में रहे। एंड सम ऑफ द नायपोल्स अर्ली नोवेल कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉज एंड एलिनेशन, और इन्होंने जो नायपोल जिनको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, इनके जो है नोवेल से इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जो खो गया था, इनका जो कटा हुआ समाज से जो महसूस करते थे वहां पर अलग बिल्कुल, वो सब चीजें आपको इनके अर्ली नोवेल्स जो इन्होंने लिखे हैं उन सब से हमें पता चलता है सब चीजों के बारे में। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है, ट्रेड हो रही है, कल्चर जा रहा है, फूड एक्सचेंज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसकी क्या क्या कीमत चुकानी पड़ रही है इंडियंस को, आसपास के कॉलोनियल जो लोग थे, अफ्रीकन एंड स्पेशली इंडिया का और अफ्रीका का हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है अभी। इन लोगों को इसका जो एक ब्लैक साइड है, इसका जो डार्क साइड है, वो हमने पढ़ा है कि इन लोगों का जो सच था वो किस तरह से था। तो सिर्फ चीजें बढ़ नहीं रही थी, चीजें खराब भी हो रही थी कुछ लोगों के लिए। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।